हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए सेशन में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में आपके लिए ब्रह्मास्त्र प्रश्न को डिस्कस करेंगे जिससे आप परीक्षा पास कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 केवल दो ही सब्जेक्ट पर टिका है। एक तो साथी जीके पर टिका है और एक इंग्लिश पर टिका है। जीके और इंग्लिश से मिला के टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन साथ ही इसके अलावा मैथ और रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन साथ ही मैथ और रीजनिंग की बात करेंगे तो टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहता है और 12 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं। ये तो साथ ही हम जनरल वालों की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम जनरल वालों को 40 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं। और साथ ही हम ओबीसी की बात करें तो केवल 10 ही क्वेश्चन ठीक करने होते हैं ये 40 क्वेश्चन में से। और एससी एसटी की बात करें तो केवल 8 ही क्वेश्चन सही करने होते हैं। तो मैथ रीजनिंग में किसी को दिक्कत नहीं आती है। जिनका बेसिक क्लियर होगा तो वो 40 में से लगभग मान के चलिए 30 प्लस स्कोर कर ले जाते हैं। 45 मिनट का समय मिलता है। ओके साथी, तो आपका मेन जिसे फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, रिजल्ट बनता है, जीके इंग्लिश से बनता है। ओके साथी, यहाँ तक कि मैथ रीजनिंग का नंबर भी ऐड नहीं होता है, ये तो सभी को मालूम है। तो आपके लिए आज की इस क्लास में पूरे 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसे आप पढ़कर अपना परीक्षा पास कर सकते हैं। उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपका नए पैटर्न पे इस टाइम एसएससी के एग्जामों में सवाल पूछे जा रहे हैं। ओके साथी, तो सारे 50 क्वेश्चन को यहाँ से आप तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को और भी अच्छी तरीके से मजबूती देंगे। ओके, तो चलिए मेरे दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो टारगेट कम से कम साथी 45 का स्कोर रखिएगा। ओके, तो एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:30 पे और एक शाम में 6:30 पर। ठीक है, और एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा। याद रखिएगा साथी, एक क्वेश्चन गलत कर देंगे तो भाई 1 नंबर कट लिया जाएगा। जीके और इंग्लिश में, मैथ रीजनिंग में नहीं, केवल जीके और इंग्लिश में। ओके, तो देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? बताइए साथी, किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो साथी याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। यानी पहले का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम है? बताइए साथी, टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय का नाम था मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा, हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रीट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? बताइए साथी, कौन सा अनुच्छेद रीट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? तो साथी याद रखिएगा, अनुच्छेद 226 है। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहा जाता है? बताइए साथी, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या बोला जाता है? तो साथ ही याद रखिए, कार्यकीय घनत्व बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइए साथी, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, 1973 में स्टार्ट किया गया था भारत में प्रोजेक्ट टाइगर। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त नहीं है? बताइए साथी, कौन सी भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त नहीं है? तो ध्यान से साथी ऑप्शन को पढ़ेंगे। जैसे वह किसी लाभ के पद से पर नहीं होगा, तो ये राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त नहीं है साथी। वह संसद की किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा मेरे दोस्त।
वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। भाई ये गलत बात है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। ओके, तो ये भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? बताइए साथी, किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? तो साथी याद रखिएगा दीनबंधु मित्र ने लिखा है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। मोहन बीड़ा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता? बताइए। मोहन बीड़ा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता? तो याद रखिएगा ग्रैमी पुरस्कार जीता था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? लठमार होली मुख्य रूप से ये किस राज्य में खेली जाती है? तो साथी याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में खेली जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए साथी, लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भाई याद रखिएगा भारत रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो याद रखिएगा साथी अस्थिर विनियामक परिवेश का। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप जो डेली का डेली क्लास और हो रहे होंगे वो आप बहुत अच्छी तरीके से ले रहे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। यदि साथी आपको डेली का डेली नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो साथी आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिए। ओके, इससे क्या होगा कि जब क्लास हम देंगे तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो इसलिए साथी नोटिफिकेशन आपका मेन है, उसको ऑन करके रखिए। देखिए कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं? क्योंकि वे काली मृदा में समृद्ध होते हैं जो खेती के लिए बहुत अच्छी हैं। बताइए साथी, कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं? क्योंकि वे काली मृदा में समृद्ध होते हैं जो खेती के लिए बहुत अच्छी हैं। तो साथी याद रखिएगा दक्कन लावा पठार है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए साथी, कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा मध्य प्रदेश है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? बताइए साथी, महेंद्र वर्मन प्रथम ये किस राजवंश का शासक था? तो याद रखिए साथी पल्लव राजवंश का शासक था महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? बताइए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिए साथी मुंबई में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए साथी, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो सर जी आत्मा राम पांडुरंग ने किया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित है? भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित है? तो साथ याद रखिए कोलकाता में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। सुदर्शन झील का विवरण गिरनार यानी जूनागढ़ के एक शिलालेख में उल्लिखित है जिसकी रचना शक शासक किसकी उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई थी? बताइए साथी, सुदर्शन झील का विवरण जो गिरनार जूनागढ़ के एक शिलालेख में उल्लिखित है
जिसकी रचना जो शक शासक था और रुद्र दामन प्रथम, इसकी उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? बताइए साथी, किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? तो साथी याद रखिएगा, ये मारा गया था भाई सूर्यसेन के नेतृत्व में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? बताइए साथी, जब आप जल में विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं तो उस टाइम किस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो होती है? तो साथी अपघटन क्रिया होती है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? बताइए, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? तो साथ ही याद रखिए राजस्थान में। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। महिला प्रीमियर लीग 2024 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था? बताइए साथी, महिला प्रीमियर लीग 2024 क्रिकेट का जो उद्घाटन मैच था वो किस स्थान पर खेला गया था, यानी किस शहर में? तो भाई याद रखिएगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पे पड़ता है? बेंगलुरु में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। रुद्र दामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? बताइए, रुद्र दामन के शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? तो याद रखिए साथी गिरनार है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। अरबी फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? बताइए, अरबी फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? तो साथ ही याद रखिएगा 1781 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था? बताइए साथी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो भाई याद रखिए 30 नवंबर 2021 को ही पेश किया गया था। ऑप्शन है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 26 को। गगन नारंग को किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? बताइए साथी, गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो साथी याद रखिए लंदन 2012 में जीते थे। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है? बताइए साथी, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है? तो साथी याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। 1307-8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? बताइए, 1307-8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला दक्षिणी अभियान था यह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सर जी देवगिरी पर। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है? ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है? तो सर जी प्रतिलोम का संबंध है। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। किस संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए साथी, किस संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भाई याद रखिएगा आनंद मिलिंद को।
ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथ ही जो आज सुबह 8 बजे आप सभी की मॉडल पेपर हुई थी, यदि आपने सुबह 8 बजे क्लास नहीं ली है तो भाई प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि सुबह की 8 बजे क्लास अब प्लेलिस्ट हो चुका होगा, अपडेट हो चुका होगा अब तक। भाई सुबह 8 बजे क्लास आपको चारों विषय के सवाल मिलते हैं, तो सुबह 8 बजे का और शाम का 6:30 का क्लास आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, डेली का डेली। ओके, क्योंकि मंडे से लेकर सैटरडे तक आपका क्लास चलता है, 3 क्लास यानी 18 क्लास होता है और 7वें दिन आपका टेस्ट होता है, तो इसलिए एक भी दिन का क्लास आप मिस नहीं करेंगे। देखिए, गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेठ धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? बताइए, गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेठ धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? तो मेरे दोस्त याद रखिए 14 डिग्री नॉर्थ में, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, गोविंद जी नर्तनालय ये किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही याद रखिए मणिपुर में। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? बताइए साथी, भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? तो उत्तर और उत्तर पश्चिम में। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, उत्तर और उत्तर पश्चिम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, लास्ट में स्कोर करिएगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कॉल करिए। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? बताइए, इनमें से किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? तो भाई पारिस्थितिकी तंत्र को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र का वाद्य यंत्र वादक था? बताइए साथी, 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाला सबसे कम उम्र का वाद्य यंत्र वादक कौन था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, उस्ताद जाकिर हुसैन था। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो कितना काम करता है? बताइए, एक वर्ष से 183 दिन से अधिक, रॉन्ग है भाई। एक वर्ष में 8 महीने, रॉन्ग। एक वर्ष में 183 दिनों से कम करता है, बिल्कुल ये ठीक है आपका। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की? बताइए साथी, किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की? तो साथी याद रखिए, लॉर्ड वेलेस्ली ने तैयार की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? बताइए दोस्त, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? तो सर जी अनुच्छेद 28। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी? बताइए साथी, किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? तो सर जी टोडरमल था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। मुस्लिम महिला यानी विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है? बताइए साथी, मुस्लिम महिला यानी विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, इसमें कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है? बताइए। तो साथी याद रखिएगा धारा 5 है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था? बताइए साथी,
किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था? भाई याद रखिएगा 1936 में। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 ये किससे संबंधित है? भारतीय संविधान जो आर्टिकल 77 है ये किसे बिलोंग करता है? तो भारत सरकार के कारोबार के संचालन से संबंधित है। ओके, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में उड़ीसी नृत्य संस्थान नृत्याग्राम स्थित है? बताइए साथी, किस राज्य में उड़ीसी नृत्य संस्थान नृत्याग्राम स्थित है? तो साथी याद रखिए कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और परिवर्तन की आवश्यकता है? किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और परिवर्तन की आवश्यकता है? तो मध्यवर्ती माल में मेरे दोस्त। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइए साथी, मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो साथी याद रखिए 2023 में। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्नलिखित में से कौन सी 1952 में विकसित का निष्क्रिय हत यानी पोलियो वैक्सीन है? बताइए साथी, कौन सी 1952 में विकसित निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन है? तो याद रखिए साल का वैक्सीन है। कौन मेरे दोस्त? सॉल का वैक्सीन है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। नुआखाई किस राज्य का त्यौहार है? नुआखाई किस राज्य का त्यौहार है? तो भाई याद रखिएगा उड़ीसा का है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना कब शुरू किया गया था? यानी किस वर्ष में पीएम विद्या लक्ष्मी योजना स्टार्ट किया गया था? तो साथ ही याद रखिएगा आपकी 1 साल पहले ही 2024 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए और लास्ट क्वेश्चन आपके बीच यह रहा। निम्नलिखित में से 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भाई ये करंट अफेयर का सवाल है, याद रखिएगा। बताइए 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है? तो साथ ही उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ये सभी को मालूम होना चाहिए। तो इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही यह फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। तो आप बताइए साथी, आप सभी के ब्रह्मास्त्र इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? चलिए साथी सभी अपना स्कोर बताएंगे। कमेंट करके बताइए साथी आप सभी का अप्रॉक्सीमेटली कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने पूरे 50 के 50 इसी क्लास में याद कर लिया होगा, क्योंकि हम साथ ही ऐसे क्वेश्चन करा देते हैं कि आपको दोबारा क्लास देखने की आवश्यकता नहीं होती होगी। क्यों साथी ऐसा होता है? एक बार अपना फीडबैक दिया कीजिए साथी लास्ट में कि क्लास कैसा होता है और क्वेश्चन जो होता है किस लेवल का होता है, क्या बिल्कुल सेम ऐसे लेवल किया जाए कि और इसे ईजी सॉल्व किया जाए। बताइए साथी, एक बार अपना फीडबैक दिया कीजिए और अपने दोस्तों भाई सेशन को शेयर किया कीजिए दबा कर एकदम, क्योंकि साथी इस बार निकले केवल एक आपका सिलेक्शन के लिए और एक लाइक तो भाई आप सभी कर देंगे। ओके, तो भाई चलिए मिलते हैं शाम में 6:30 पर एक नए मॉडल पेपर के साथ। आप जानते हैं सुबह 8 बजे और एक शाम में 6:30 का जो हमारा मॉडल पेपर चलता है वो बहुत ही अलग पेपर चलता है। उसमें चारों विषय सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसलिए भाई नोटिफिकेशन को ऑन करिए और अपनी तैयारी भाई लगातार रखिएगा, एक भी दिन मिस नहीं करेंगे, ठीक है। और आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। यदि आपका साथी मैथ रीजनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो उसको छोड़िए, जीके इंग्लिश पढ़िए साथी। मैथ रीजनिंग वहाँ जब पेपर देने जाएंगे ना कंप्यूटर के सामने तब अपने आप हो जाएगा। यदि आपका छोटा मोटा यदि आपको फॉर्मूला याद होगा, हर एक चैप्टर आप 1-2 बार पढ़े हैं तो आराम से कर ले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही शाम में 6:30 पर एक नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।